हेलो दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जावास्क्रिप्ट अधूरा है। मैं रिकमेंड करूंगा और ये हाईली रिकमेंड है कि ये वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर ये अगर आप नहीं समझे जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, उसका कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो डेफिनेटली इसका कोई भी जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट समझने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिक और इम्पोर्टेंट है। और मुझे पता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर भी जो है इस कंसेप्ट का नॉलेज नहीं होने के कारण कई सारे इश्यूज का सामना करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रहा है। हालांकि वेरिएबल हो गए, फंक्शंस हो गए, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसा कंसेप्ट है वैसा ही उनको भी लगता है, बट ये तो लिटिल बिट डिफरेंट है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करें तो ये जो वर्क करता है वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए इस पार्टिकुलर वीडियो में डिटेल में इस समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ कि एक वेरिएबल में बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैर ए का वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 1 और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ए का वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। बहुत ही सिंपल है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू एक प्रिंट हुआ। ये एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ए का वैल्यू मैं डिक्लेयर किया और उसका कंसोल लॉग कर रहा हूँ। कंसोल लॉग का मतलब ये होता है कि ब्राउज़र के कंसोल टैब में आप किसी चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसोल में प्रिंट हुआ। ये डिबग करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। यहाँ से आप डिबग कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आप समझ गए। तो बट क्या होगा अगर हम इसी कंसोल लॉग को फर्स्ट लाइन में अगर हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखे। क्या होगा अगर फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे कंसोल लॉग में लिख दूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया और वैल्यू आया अनडिफाइंड और सेकेंड कंसोल लॉग का वैल्यू आया 1। ये वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया अनडिफाइंड और इसका वैल्यू आया 1। तो आपको लग रहा होगा कि ये इसलिए आया क्योंकि ए का वैल्यू इसके बाद आपने डिक्लेयर किया है 1। ए का वैल्यू असाइन किया 1, उससे पहले कंसोल कर लिया, तो जाहिर सी बात है अनडिफाइंड ही आएगा ना। तो ये तो सही है, या बिल्कुल ये सही है। बट इसमें लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। बट यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो 1 आया एज एक्सपेक्टेड, सही है। ये भी अनडिफाइंड है, सही है। बट क्या होगा जब वैल्यू को मैं डिक्लेयर ही नहीं किया और मैं उसके बाद सेव करता हूँ और मैं इसको रन किया, तो यहाँ पे अनडिफाइंड के जगह पे आ रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? तो फिर आप सोचेंगे कि इसलिए क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड ही आएगा ना, तो इसमें नया क्या है। बट इसको समझने के लिए इसमें कुछ नया ये है कि ये कैसे काम कर रहा है। इसका जो लॉजिक है, इंटरनल लॉजिक, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को आता है बट बहुत सारे बिगनर हैं उनको नहीं आता होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो डिफाइन ही नहीं है इसीलिए आ रहा है। बट मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ब्राउज़र को इसको कैसे पता है कि कोई भी चीज़ पहले से डिफाइंड है या नहीं है? ब्राउज़र को कैसे पता है? तो जाहिर सी बात है, ब्राउज़र को जानने के लिए तो वहाँ पे कोड को समझना पड़ेगा ब्राउज़र को। तो कैसे वो समझता है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ब्राउज़र है सबसे पहले कोड को स्कैन करता है। स्कैन करके चेक करेगा कि कौन सा चीज़ पहले से डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। पहले से उसको डिक्लेयर्ड मिलेगा तब उसका वैल्यू को जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्कैन करके चेक किया आपके पूरा पेज में कि ए का वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं है, और ब्राउज़र देखा कि ये तो ए का वैल्यू कहीं मिला ही नहीं, तब जाकर कंसोल लॉग किया कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे अगर आप ए का वैल्यू अगर 2 अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं
तब यहाँ पे ए इज नॉट डिफाइंड के जगह पे अनडिफाइंड ये कंसोल हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब ब्राउज़र को पहले ही पता है कि ए का वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड है। तो इंटरनली ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि स्कैन होता है। कोड एग्जीक्यूशन से पहले स्कैन होगा, आपका जो भी पेज है वो स्कैन होगा। स्कैनिंग के दौरान वो क्या क्या चेक करेगा? वेरिएबल्स चेक करेगा और फंक्शंस चेक करेगा। जो भी वेरिएबल है उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड करके एक मेमोरी में स्टोर कर देता है। उसको बोलते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ग्लोबली काम कर रहा है अभी, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि की ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू पेयर में इसका वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू स्कैन करेगा और जो जो भी वेरिएबल मिलेगा उसका वैल्यू अनडिफाइंड करके स्टोर कर देगा, और जो फंक्शंस मिलेगा उसका वैल्यू एज इट इज रख देता है। जो भी फंक्शंस हैं उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख देता है। तो पहला काम क्या होगा कि ब्राउज़र पहले स्कैन करेगा, वेरिएबल और फंक्शंस दोनों को पकड़ेगा, और वेरिएबल मिला तो अनडिफाइंड उसका वैल्यू स्टोर करके रखेगा, और अगर फंक्शंस मिला तो उसका इंफॉर्मेशन रखेगा फंक्शंस का। दैट्स इट, कंप्लीट। ये हो गया। ओके, ये समझ गए। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे आप कंसोल करेंगे तो क्या हो रहा है, कंसोल मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो अनडिफाइंड, क्योंकि पहले वैल्यू अनडिफाइंड करके स्टोर करके रखा था, उसके बाद जब कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो लाइन नंबर 15 में गया तो ए का वैल्यू चेंज हो गया और अनडिफाइंड से 2 हो गया। अब कंसोल लॉग अगर आप करेंगे तो उसका वैल्यू 2 देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आई थिंक कुछ कुछ जो है पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। तो जावा स्क्रिप्ट में 2 तरह का स्कोपिंग होता है, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। ठीक है, तो ये हो गया टोटल जो स्कोप है, ये हो गया ग्लोबल स्कोप, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक रन किया, स्कैन किया ग्लोबली। इसको बोलते हैं विंडोज ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब विंडोज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये तो होल विंडोज है उसका ऑब्जेक्ट है। पेज जैसे ही आप रीलोड करते हैं या रिफ्रेश करते हैं या फिर हिट करते हैं तो स्कैनिंग होगा, और वो विंडोज ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बट फंक्शंस का अलग अपना स्कोपिंग होता है। जैसे एक विंडोज का होता है ग्लोबल स्कोप होता है, वैसे लोकल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप के अंदर ही लोकल स्कोप होता है। ये भी टर्म को आप समझिए। तो जो भी फंक्शंस आप यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शंस में भी यही प्रक्रिया होगा, सेम प्रक्रिया जो लोकल ग्लोबल के लिए हुआ था। फंक्शंस को बोलते हैं लोकल स्कोप। तो फंक्शनल स्कोप या लोकल स्कोप में क्या होगा, यही प्रक्रिया होगा। पहले स्कैनिंग होगा उस फंक्शंस का, स्कैनिंग करने के बाद उसमें वेरिएबल है उसको अनडिफाइंड करके स्टोर करके रखेगा, और जो फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर में भी फंक्शंस हो सकते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। सेम चीज फंक्शंस के अंदर में भी होगा। मतलब फंक्शंस ऐसे समझिए कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो फंक्शंस है, लोकल ऑब्जेक्ट है, वो उसका एक अपना एरिया है। बट ये जैसे ग्लोबल काम करता है वैसे ही लोकल भी काम करता है। इसका फॉर एग्जांपल सपोज दैट भारत, तो भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। 2 टाइप का गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो बट प्रक्रिया दोनों का सेम ही है। दोनों दोनों में मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री यहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। इनका जो एरिया होता है वो एक राज्य तक ही सीमित होता है, और जो सेंट्रल का होता है वो पूरे देश तक सीमित होता है। तो उसी टाइप से है। तो फंक्शंस का एक अपना एक अलग एरिया है, उसके अंदर ये सेम प्रक्रिया होगा। स्कैनिंग होगा पहले, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। स्कैनिंग में वेरिएबल को स्टोर करके रखेगा अनडिफाइंड इनिशियली, और फंक्शंस का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा जो भी फंक्शंस है। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सेम चीज फंक्शंस के अंदर भी सेम होता है। फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है तो फिर से फंक्शंस के अंदर फंक्शन होगा, उसका अलग एरिया है, उसमें ये प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम एक्शन में देखने का प्रयास करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज क्लियर हो जाए यहाँ पे। ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है, तो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं जब इसको रन करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, इस जगह पे मैं ब्रेक लगाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे पहले ही लाइन पर मीन्स लाइन नंबर 14 में मैं ब्रेक लगाकर मैं पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कॉल स्टैक के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ, अभी वेट कीजिए। देखिए ग्लोबल, ये देखिए विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जो भी वेरिएबल मिला उसका वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर कर दिया। देखिए ए का वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब मैं जो है यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक लगाकर इसको रिज्यूम किया। अब इसका वैल्यू 2 हो गया, जाहिर सी बात है क्योंकि पहले वैल्यू था अनडिफाइंड। उसके बाद जब जब पहले स्कैनिंग हुआ उसका वैल्यू हो गया अनडिफाइंड, जब कोड का एग्जीक्यूशन हो गया तब जाकर उसका वैल्यू ए का वैल्यू 2 हुआ। अब आप कंसोल लॉग करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और ऊपर में अनडिफाइंड। तो ये ग्लोबल स्कोप है उसका। फंक्शन से डिक्लेयर करके देख लेते हैं फंक्शंस के केस में क्या होता है। तो मैं एक फंक्शंस बना लेता हूँ, फंक्शंस लेट से बी, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ। सिंपल है, कंसोल लॉग मैं कर लेता हूँ लेट से मैं बी इसमें सी कर देता हूँ, और सी का वैल्यू वार सी का वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3, एंड देन कंसोल लॉग मैं एक बार और कर देता हूँ। लेट से कंसोल लॉग मैं यहाँ पे एक बार और कर देता हूँ। इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, सिंपल है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो अभी क्या है कि एक फंक्शन है बी, इस फंक्शंस के अंदर एक और फंक्शंस है, वो है, इसको बोलते हैं डी, एक और फंक्शंस है, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं एफ, यहाँ पे बोल देते हैं एफ। इस कंसोल को मैं यहाँ पर भी करूँगा। तो जो भी मैं बताया उसको यहाँ पे मैं वेरीफाई करने वाला हूँ, राइट। ये बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले होगा क्या समझते हैं। तो पहले जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसमें ए का वैल्यू अनडिफाइंड, बी का इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया, खत्म। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। एग्जीक्यूशन में पहला लाइन पे गया, उसको अनडिफाइंड वैल्यू मिला, अनडिफाइंड प्रिंट किया। दूसरे लाइन पे गया, उसको वैल्यू 2 मिला, अनडिफाइंड ए का वैल्यू जो है पहले अनडिफाइंड था उसको 2 से असाइन किया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आया, अब ए का वैल्यू वहाँ पे क्या मिला, 2 मिल गया, तो 2 प्रिंट करेगा। अब फंक्शंस बी के पास जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, बी को कॉल करना पड़ेगा। कॉल नहीं करेंगे तो इस एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये अलग दुनिया है, अलग अपने आप में प्रोग्राम है ये फंक्शंस। तो अलग दुनिया को कॉल करना पड़ेगा आपको, तभी एक्सेस कर सकते हैं, इंटर करना पड़ेगा उसमें। तो मैं 2 बार कॉल करता हूँ, एक ऊपर में कॉल करता हूँ, एक नीचे कॉल करता हूँ। ऊपर में कॉल करूँगा तो क्या होगा, इसके बाद बी पे पास आएगा, बी में क्या होगा, इंटर कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कंसोल यहाँ पे सी मिलेगा, इंटर करेगा, उससे पहले क्या करेगा, स्कैन करेगा। वेरिएबल बी के अंदर में जो वेरिएबल है उसको पहले अनडिफाइंड उसका वैल्यू असाइन करेगा, और जो फंक्शंस है उसका इंफॉर्मेशन असाइन करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो पहले ये रन करेगा तो अनडिफाइंड मिलेगा, फिर सी का वैल्यू अनडिफाइंड से 3 बन जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 3 आपने असाइन कर दिया। अब 3 यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, अनडिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है 2। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया अनडिफाइंड। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे होगा 3।
ठीक है। उसके बाद ये तो केवल डिक्लेयर किया गया है, तो इसको कॉल करके देखते हैं। डी को हम कॉल करते हैं और यहाँ पर भी कॉल कर देते हैं डी को। कॉल नहीं करेंगे तो अलग दुनिया, कॉल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अलग दुनिया में कैसे इंटर हो गया। मतलब ये पीस ऑफ कोड है जो जब जब चाहिए तब तब इसको कॉल कर लीजिए। एक बार आपने डिक्लेयर किया और कुछ पैरामीटर आपने प्रोवाइड कर दिया, उसके आधार पे फंक्शंस आपको आइदर फंक्शनैलिटी कुछ भी होना चाहिए वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, या फिर आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। यही होता है फंक्शन। ओके, तो बी के पास आया तो ये प्रोसेस हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, उसके बाद 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद डी के यहाँ पे कॉल हुआ तो डी के अंदर जाएगा। डी के अंदर फिर वेरिएबल का वैल्यू इनिशियली स्कैनिंग होगा, इन स्कैन में एफ का वैल्यू अनडिफाइंड होगा और स्कैन करके रखेगा। फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन में एफ का वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगा और इसका फिर एफ का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 3 नहीं, इसको 4 करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 4 यहाँ पे प्रिंट होगा। सिंपल है। तो डी कॉल करने पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, फिर जो है फिर से अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे लिख देते हैं अनडिफाइंड। फिर क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट होगा, ये लिख देंगे। फिर ये डी खत्म हो गया, डी के बाद एक बार और डी कॉल किए हैं तो ये प्रक्रिया फिर से चलेगा। फिर यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा। सिंपल है। ये डी खत्म हो गया। अब जो है आपने फिर से कॉल कर दिया तो यहाँ पे फिर से होगा। आप ये एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं, ये आउटपुट हम देखेंगे पहले, उससे पहले मैं आपसे कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आप नोटिस करेंगे कि ये यहाँ पे अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, बट v का वैल्यू तो आप डिक्लेरेशन से पहले a का वैल्यू डिक्लेयर करने से पहले आप कंसोल किए तो अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो b का वैल्यू अगर फंक्शन से पहले कॉल करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड ही प्रिंट करना चाहिए ना, तो फिर ये इसका आउटपुट क्यों दे रहा है ये। तो इसका लॉजिक ये है, इसका रीजन ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियली अनडिफाइंड होता है, बट फंक्शंस का वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होता है। इनिशियली उसका जो इंफॉर्मेशन है वो जो भी आपका फंक्शंस है वही होता है, इसीलिए ये काम करेगा। बी के केस में काम करेगा, डिक्लेरेशन से पहले अगर आप कॉल कर रहे हैं तो काम करेगा, बट वेरिएबल के केस में काम नहीं करेगा। अब मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ब्रेक वगैरह को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और मैं यहाँ से रिफ्रेश करके आउटपुट चेक करता हूँ। मैं कंसोल में आ गया। ये पहले अनडिफाइंड प्रिंट किया, देखिए अनडिफाइंड प्रिंट किया, ये वाला सही है। उसके बाद कंसोल लॉग ए में आया, वैल्यू 2 प्रिंट किया, सही है। उसके बाद तीसरा अनडिफाइंड प्रिंट किया, अनडिफाइंड सही है, यहाँ पे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे अनडिफाइंड के बाद 3 प्रिंट करेगा, तो देखते हैं 3 कहाँ पे है। ओके सही है। ये देखिए अनडिफाइंड प्रिंट किया, उसके बाद 2 प्रिंट किया, उसके बाद अनडिफाइंड, उसके बाद 3 प्रिंट किया, सही है बिल्कुल भी। अनडिफाइंड 2, अनडिफाइंड 3, उसके बाद फिर से अनडिफाइंड 4, क्यों? क्योंकि देखिए अनडिफाइंड 4 यहाँ पे प्रिंट किया, फिर अनडिफाइंड 4 एक और बार, तो ये हो गया अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4, यहाँ तक आ गया, कंप्लीट हो गया ये वाला। अब ये वाला जो प्रिंट किया है मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, तो इसको आप इग्नोर मारिए भी। अब ये आ गया 4 लाइन नंबर 32 पे। अब अगेन 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड पहले प्रिंट करेगा, तो ऊपर में देखिए ये अनडिफाइंड प्रिंट किया है, फिर 3 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट किया है, फिर अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 3, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4। सिंपल है।
अनडिफाइंड 3, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 4। तो ये सही से काम कर रहा है, ऊपर में भी वैसे ही काम किया, नीचे भी वैसे ही काम किया। तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे जो मैं बताया वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सोर्स में, और चलिए मैं क्या करूँगा, अब लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डालकर मैं चेक कराता हूँ आपको। मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट है ए का वैल्यू अनडिफाइंड है। कॉल स्टैक मतलब कौन सा स्टैक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ग्लोबल वाला जो भी है चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कोई नेम ही नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं एनोनिमस। यहाँ पे एक एरो का भी साइन है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि एनोनिमस यानी कि जो ग्लोबली है वो जो है अभी यूज में है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कॉल हो रहा है। तो ग्लोबली वो कॉल हो रहा है। अगर फंक्शंस होगा तो फंक्शंस का नेम आएगा, तो इसका कोई नेम ही नहीं है ग्लोबल का, तो इसीलिए एनोनिमस है। अभी वैल्यू क्या है, ए का अनडिफाइंड। अब मैं क्या करूंगा, 15 पे 1 सेकेंड मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। अभी देखिए मैं ब्रेक लगाया था a इज इक्वल टू 2 पे, अब वैल्यू जो है अभी भी अनडिफाइंड है क्योंकि ये लाइन ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है 15। तो मैं 16 पे मैं लगाता हूँ ब्रेक और इसको रिज्यूम करता हूँ। अभी देखिए अभी ग्लोबल ए का वेरिएबल अनडिफाइंड से चेंज होगा 2 हो गया, क्योंकि आपने ए का वैल्यू 2 कर दिया। अभी कंसोल कुछ भी नहीं हुआ होगा, देखिए कंसोल अनडिफाइंड हुआ, पहला वाला ही कंसोल लॉग हुआ, मतलब ये वाला कॉल हुआ, ये वाला नहीं हुआ है अभी। अभी मैं लाइन नंबर 17 में जाता हूँ और मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंसोल हुआ, 2 कंसोल हुआ, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर भी आपको ग्लोबल वेरिएबल में 2 दिखाई दे रहा है, कंसोल भी किए वही वैल्यू मिला, कोई आश्चर्य नहीं है, सही काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे बी में आएंगे, बी के केस में क्या होगा। ओके, एक चीज और, जब स्कैनिंग हो रहा था, ए का वैल्यू अनडिफाइंड स्कैन हुआ था, उस समय बी का इंफॉर्मेशन जो फंक्शंस है उसका भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ था इस ग्लोबल वेरिएबल में, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। तो एक देख सकते हैं ये जो ग्लोबल स्कोप में जो विंडोज ऑब्जेक्ट है उसका बी का वैल्यू, बी का फंक्शन यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो डिक्लेरेशन से पहले जब आपने कॉल किया तब भी ये काम करेगा, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन स्कोप में है पहले से, स्कैनिंग के टाइम में ही ये उसका इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया था, तो मेमोरी में ये है, उसको याद है कि ये फंक्शंस ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसको ये चीज पता है यहाँ पे। तो ये ये सक्सेसफुली अच्छे से काम करेगा बी, ये अनडिफाइंड वगैरह प्रिंट नहीं करेगा, ये समझ गए। अब लाइन नंबर, अब बी पे अगर आपने ब्रेक किया, मैं यहाँ पर भी ब्रेक कर देता हूँ, तो बी को जब रिज्यूम करेंगे, बी एग्जीक्यूट होगा तो इस दुनिया में इंटर होगा, उस दुनिया का नाम है बी। बी एग्जीक्यूट करेंगे तो बी के दुनिया में, यानी कि फंक्शनल या लोकल स्कोप हो जाएगा, उसका अपना अलग एरिया है, वहां पे इंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल सी पे ब्रेक लगाता हूँ, कंसोल सी पे। अब मैं यहाँ पे रिज्यूम किया, तो अब देखिए ये जो नीला कलर का आ रहा है ये मार्क, ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पे है एग्जीक्यूशन। तो अभी आप नोटिस करेंगे एनोनिमस से ये एरो मेथड जो है कॉल स्टैक में बी पे चला गया। अगेन ये समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी बी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फंक्शन इसको एग्जीक्यूट हो रहा है। एनोनिमस क्यों, क्योंकि इसका कोई गुमनाम है, इसका कोई नाम ही नहीं है, ये ग्लोबली है ये। अब बी मतलब इसका नाम है इस फंक्शंस का, इसीलिए इसको बोलते हैं बी, फंक्शंस का नेम है बी, इसीलिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है। जो भी नेम देंगे फंक्शंस का वो उसका नेम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने बी को कॉल किया, एक लोकल ऑब्जेक्ट स्कोप क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, मीन्स मिनिमाइज कर देते हैं। लोकल आ गया स्कोप, लोकल में क्या हुआ, फिर से स्कैनिंग स्टार्ट हुआ और स्कैन करके जो भी वेरिएबल मिला उसका वैल्यू अनडिफाइंड और फंक्शंस का वैल्यू मिला तो उसका इंफॉर्मेशन, समझ गए। तो देखिए सी का
वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड स्टोर हो गया, सी का वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि फर्स्ट टाइम में स्कैनिंग के टाइम में जो भी मिला वेरिएबल उसमें अनडिफाइंड स्टोर करना था। जावास्क्रिप्ट तो ऐसे ही काम करता है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड मिला आपको, एज एक्सपेक्टेड। मैं अनडिफाइंड भी लिखा हूँ यहाँ पे। और फंक्शंस जो भी डिक्लेयर किए थे उसका इंफॉर्मेशन, तो डी जो डिक्लेयर है उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद एक दिस मिला। अब दिस क्या है? अब जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर भारत एक देश है, उसमें छोटे छोटे कई राज्य हैं, तो अब भारत सरकार जो भी स्कीम लाएगा तो वो तो जो है राज्य सरकार को बेनिफिट तो होगा ही ना उससे। उसी टाइप से जो बड़ा वाला स्कोप है उसके अंदर जो है लोकल स्कोप है, मतलब ग्लोबल एक स्कोप हो गया, लोकल स्कोप है, तो लोकल स्कोप को हमेशा ग्लोबल स्कोप उसका जो है इंफॉर्मेशन उसके पास रहता है, उसका एक्सेस रहता है। तो इसको आप पेरेंट बोलेंगे तो इसको चिल्ड्रेन बोल सकते हैं। तो पेरेंट को चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन को पेरेंट का इंफॉर्मेशन तो रहेगा ही, तो उसको अगर एक्सेस करना चाहे ये चिल्ड्रेन यानी लोकल अगर एक्सेस करना चाहे तो दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकता है, क्योंकि दिस कीवर्ड के अंदर ही विंडोज का ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखिए कॉल स्टैक में दो चीज चल रहा है, एक बी चल रहा है, एक एनोनिमस चल रहा है। बी का पोजीशन क्या है? लाइन नंबर 19, और एनोनिमस का क्या है? वो है जहाँ पे कॉल हुआ है 17। तो जैसे इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सी पे मार्क कर रहा है, यानी कि सी अभी बी एग्जीक्यूट हो रहा है। सॉरी मैं सी बोल दिया, बी एग्जीक्यूट हो रहा है। इस पे बी पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर 19 कंसोल लॉग सी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देख सकते हैं ये कॉल स्टैक कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। अब बी में जाएंगे तो उसका स्कोपिंग अभी यहाँ पे चल रहा है। तो आप समझ गए, स्कैन हुआ, अनडिफाइंड से स्टोर किया, डी का इंफॉर्मेशन स्टोर किया, और विंडोज का भी इसको इंफॉर्मेशन मिल गया, उसका भी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्सेस कर सकता है दिस कीवर्ड के माध्यम से। अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे ब्रेक लगाए और इसको रिलोड किए। अभी भी सी का वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि सी का वैल्यू 3 तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब हम 21 पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे किए। अब देखिए सी का वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि पहले स्कैन हुआ था तो अनडिफाइंड था, बट ये वेरिएबल उसको फिर से 3 में स्टोर कर दिया। तो इसीलिए कंसोल लॉग सी का जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। बट अगर आप 22 पे अगर आप ये करेंगे तो 22 से पहले वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए वो एग्जीक्यूट हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ तो कंसोल लॉग 3 का वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका वैल्यू उसके जो मेमोरी है, उसका जो दिमाग है, मेमोरी में 3 इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर भी नोटिस करेंगे 3 अनडिफाइंड 3 अनडिफाइंड क्यों? ये वाले की वजह से 3 मतलब क्यों? इसकी वजह से ये हो गया, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे 24 पे, और मैं यहाँ पे रिज्यूम किया। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कॉल स्टैक में एक और ऐड हो गया। ये अभी क्या है, एरो दिखा रहा है डी पे, मतलब आपने डी मेथड को कॉल किया तो डी की दुनिया में इंटर हो गए। अगेन अब डी का एक लोकल हो गया, और लोकल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, देख सकते हैं। लोकल अभी चेंज हो गया। अब एफ आया, लोकल स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद एफ एक ही वेरिएबल मिला, तो एफ का वैल्यू जो है अनडिफाइंड स्टोर कर दिया, तो इसीलिए अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे लाइन नंबर 26 पे हम इसको फिर से रिज्यूम करते हैं स्क्रिप्ट को, देख सकते हैं। अब देखिए अनडिफाइंड से 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब आया तो वो अनडिफाइंड 4 में बदल गया। और अगेन लोकल को तो ग्लोबल विंडोज ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन तो रहता ही है, तो रहेगा ही, देख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। इसमें एक अभी आपको वेरिएबल मिल रहा होगा सब कुछ, तो मिलेगा ही। ओके, अब ये समझ गए। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बी
किस पोजीशन पे एग्जीक्यूशन हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप डी यहाँ पे कॉल किए हैं, अभी यहाँ पे हैं आप बी की दुनिया में। अगर एनोनिमस पे कॉल करेंगे तो आप अभी बी पे हैं, क्योंकि देखिए ये नीला कलर का यहाँ पे लाइन आ गया, यहाँ पे हैं। डी बी पे करेंगे तो यहाँ पे हैं, और डी पे करेंगे तो अभी इस जगह पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो ये कॉल स्टैक है। अगर किसी भी का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है फुल्ली, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कॉल स्टैक से गायब हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्कोप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका। जब जब कॉल करेंगे स्कोप फिर से क्रिएट होगा, क्योंकि स्कैनिंग होगा, वेरिएबल और फंक्शंस को स्कैन करेगा और उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। वेरिएबल है तो अनडिफाइंड स्टोर करेगा, और फिर कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में। और एक एक लाइन का कोड का एग्जीक्यूशन होने के बाद अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो यहाँ से गायब हो जाएगा, कॉल स्टैक से वो उसका डिटेल हट जाएगा। अब हम यहाँ पे डी पे आकर अब हम यहाँ पे रिज्यूम करते हैं, तो देख सकते हैं अभी बी में आ गए, क्योंकि डी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, उसका आउटपुट वगैरह रेंडर कर दिया, जो भी एक होना चाहिए था, जो फंक्शनलिटी होना चाहिए तो फंक्शनलिटी हो जाएगा। अगर कंसोल वगैरह किए हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। होने के बाद एक डिस्ट्रॉय हो गया। अब आ गए फिर से लोकल स्कोप 3 में, 3 मतलब क्या, फंक्शन नंबर बी में आ गए, तो बी में चल रहे हैं आप। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस हुआ, सब कुछ वैसा ही हुआ। अब हम यहाँ पे लाइन नंबर 32 में ब्रेक किए हैं, तो मैं और भी रन किया, एफ में गया, अनडिफाइंड प्रिंट होगा यहाँ पे, अभी अनडिफाइंड है। फिर से इसका वैल्यू 4 में बदल गया, क्योंकि आपने चेंज कर दिया, और फिर उसका डिस्ट्रॉय हो गया, आप एनोनिमस में आ गया, मतलब मेन विंडो में आ गया, मेन विंडो में। अब आ गया बी में। अब अगेन अब लास्ट लाइन में अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोसेस फिर से चलेगा। बी में आप हैं, बी में आप लाइन नंबर 1 पे आपने ब्रेक लगाया था, तो आप ब्रेक वहाँ पे आ गए, अनडिफाइंड है, फिर करेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तीसरी बार में उसका वैल्यू 3 हो गया इस तरीके से। तो अभी देखिए लाइन नंबर डी कॉल हुआ और अभी डी में है, उसके बाद डी ख़त्म, एग्जीक्यूट हो गया, फिर से डी में आ गए, ये भी ख़त्म हो गया, फिर आप पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में स्कैनिंग, सेकेंड स्टेप में एग्जीक्यूशन कंप्लीट, तो कॉल स्टैक में जो कॉलिंग है वो कंप्लीट हो गया जॉब, तो इसीलिए यहाँ से रिमूव हो गया और स्कोप से भी रिमूव हो गया, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया। तो इस तरीका से जो है ये जावा स्क्रिप्ट काम करता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा उस चीज़ को। तो यही चीज़ें हैं। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही क्विक। अगर मान लीजिए ये फंक्शंस के जगह पे अगर यहाँ पे एरो फंक्शंस होता, सी अगर होता, और सी ऐसे लिखते हैं एरो फंक्शंस में, अगर ऐसे करके आप लिखेंगे और यहाँ पे कंसोल करेंगे, लेट से कंसोल करना है, आप यहाँ पे करेंगे कंसोल, और एक बार और मैं यहाँ ऊपर में कंसोल कर लेता हूँ और नीचे में भी कर लेता हूँ कंसोल। ऐसे अगर आप करते हैं, यहाँ पे सी को अगर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैं सी को यहाँ पर भी लिख देता हूँ, और मैं ये जो बी है ना, बी को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जो है मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, उससे पहले जो भी ब्रेक था, ब्रेक को मैं रिमूव करूँगा। तो ये मैं ब्रेक हटा देता हूँ सारा, और मैं पेज को रिफ्रेश किया। ओके, अभी क्या क्या प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड 2, आपको अनडिफाइंड 2 प्रिंट हुआ। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ये अनडिफाइंड है, ये 2 प्रिंट हुआ। बट आप नोटिस करेंगे ये कंसोल लॉग ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं किया है ना। ये रिटर्न
शो करेगा। एक सेकेंड, अभी देखिए अभी सही काम कर रहा है। हटा नहीं था, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी सही काम कर रहा है। अनडिफाइंड डो, उसके बाद जो है ये कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है सी का वैल्यू, बट कंसोल तो है, वो तो होगा कंसोल। तो आपने कंसोल किया, सी को कॉल किया, तो सी तो एक फंक्शंस है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि सी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। आपने एरो फंक्शंस लिखा, एरो मेथड लिखा, बट आपने एक वेरिएबल वेरिएबल को असाइन किया इसके वैल्यू को, जो भी रिटर्न करेगा। इसीलिए जो है ये एक वेरिएबल की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसका वैल्यू इनिशियली अनडिफाइंड स्टोर होता है। बट इस केस में लाइन नंबर 37 में जो है इसका वैल्यू प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं लास्ट लाइन में क्या होगा, फंक्शंस का डिटेल यहाँ पे प्रिंट हुआ, ये देख सकते हैं। क्योंकि इस वेरिएबल में तो फंक्शंस स्टोर हैं, तो फंक्शंस यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।